बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर आला केपी के का इंतखाब हो गया है और सुहेल अफरीदी ने अपने इंतखाब के बाद जो है वो कई किस्म के सवालात छोड़े हैं। एक तो उनकी जो तकरीर थी वो एक दूसरा रुख नज़र आया है कि जो एहतजाजी सियासत है तहरीक इंसाफ की, उसको आगे बढ़ाने से मुतल्लिक जो है उनका एक पैगाम बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने ये कहा है कि मैं एहतजाजी सियासत का मास्टर हूँ, चैम्पियन हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अली मीन गंडापुर हो, सुहेल अफरीदी हो या कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा कि कोई वफाक के साथ, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामलात बेहतर होंगे, कोई सूबे के लिए बेहतरी आएगी, कोई अवाम के लिए बेहतरी आएगी। उनकी इस लंबी तकरीर में जहाँ पर सियासत की बात हुई, जहाँ पर मुखालफत की बात हुई, जहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े की बात हुई, वहाँ KPK की अवाम की बात नहीं की गई, वहाँ पे सेहत की बात नहीं की गई। जो एक नए वज़ीर आला का एक पॉलिसी बयान होता है वो हमें नज़र नहीं आया। क्या सुहेल अफरीदी जो है KP की अवाम की जो है वो बात करेंगे, उनकी मसाइल के हल के हवाले से जो है क्या इक़दाम करना चाह रहे हैं, उसकी बात हमें नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया, जो बिला इख्तियार फायरिंग की गई अफगान बॉर्डर पे अफगान फोर्सेस की तरफ से, तालिबान की तरफ से, और जो फितनत खारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी तरफ से, उस पर कोई वाज़ेह कोई चीज़ उन्होंने डिस्कस नहीं की कि आया उसकी मजम्मत होनी चाहिए थी, उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो नए वज़ीर आला KPK ने मजम्मत की और ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे ये तासुर उभरे कि वो इसे गलत समझते हैं, इस बिला इख्तियार फायरिंग की मजम्मत करते हैं। फिर जब ये इंतखाब हो गया नाज़रीन, तो उसके बाद मामला ये आता है कि क्या नए वज़ीर आला जो है वो हलफ उठा पाएंगे। ये मामला बड़ा चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है कि एक तो गवर्नर KPK जो है वो दस्तियाब नहीं है 3 दिन के लिए, और जो तहरीक इंसाफ है वो चली गई है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने कल जो है वो जवाब तलब किया है गवर्नर KP से कि इस हलफ का क्या करना है। मामलात जो है बजाय सुलझने के उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, और KP के अंदर जो है इस हुकूमती बहरान जो है इसमें एक शिद्दत नज़र आ रही है कि CM KPK जो है कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह सूबे को चलाएंगे, क्योंकि CM का बोझ, हुकूमत का बोझ जो है वो सुहेल अफरीदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह लेके चलेंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना होता है, उन्होंने हुकूमत को साथ लेके चलना होता है, वफाक को साथ लेके चलना होता है, इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना होता है, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से बिला इख्तियार फायरिंग की गई थी, हमारे 23 जवान शहीद हुए। हमारे जवानों ने 200 से ज़ायद दहशतगर्द और उन को हलाक किया और उन पोस्टों को निशाना बनाया था जिन्होंने पाकिस्तान पर फायरिंग की थी, जो दहशतगर्दी के कैंप की तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन यानी कि बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए लोग यहाँ पर आके दहशतगर्दी कर रहे थे, उन पोस्टों को तबाह किया गया। KP के अवाम जो है, बलूचिस्तान की अवाम जो है, पंजाब से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने इस बिला इख्तियार फायरिंग का भरपूर जवाब दिया और उन पोस्टों को तबाह किया जो जहां से पाकिस्तान पर फायरिंग की जा रही थी। हमें ज्वाइन किया है अली बुखारी साहब ने, उनसे बात करेंगे तहरीक इंसाफ से, और फिर नासिर भट्ट साहब से बात करेंगे मुस्लिम नून से, और फिर हम जो इलाकाई सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे मारिया सुल्तान साहब से। अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। CM KPK पे आते हैं सबसे पहले कि गो के इंतखाब हो गया और जो है उनको 90 वोट भी मिल गए, इंतखाब मुकम्मल भी हो गया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया और उसका बाइकाट किया उस इलेक्शन का। अब क्या होने जा रहा है? आपको एक नया बहरान नज़र आ रहा है जैसे पहले चल रहा था लड़ाई झगड़ा, या कोई सियासी मुफाहमत या कोई आगे की भी बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखें बलोच साहब, अवाम किस चीज़ का 93 मेंबर्स से हमारे आज भी 90 इंटैक्ट हैं, 3 पाकिस्तान में नहीं थे। हमारे लोग अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने कायद इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, अपने स्लोगन के साथ खड़े हैं, और सुहेल जो हैं वो हमारे पार्टी वर्कर हैं। उनको वो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा थे, अली अमीन गंडापुर साहब की, और आज CM हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब पहले CM थे, इससे पहले वो 13 में प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे, फिर 18 में वो फेडरल मिनिस्टर रहे, उसके बाद फिर अभी वो CM रहे, और अभी भी वो पार्टी वर्कर हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और उन्होंने खुद पहले स्पीच की, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन भेजी। ये नाउस चेंज थी, इसमें कोई फर्दर इतनी लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं। हुकूमत के पास तो 93 अरकान थे, उन्होंने प्रूव कर दिया 90 हमारे पास हैं, और एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रूल्स ऑफ KP असेंबली है उसको फॉलो किया गया। उसके अंदर जो आपके
कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो किया गया है। अपोजिशन के पास क्या, अपोजिशन के 4 कैंडिडेट्स थे और इकट्ठी 53 इनके पास टोटल नंबर हैं। गो के वो उसके अंदर वो नंबर्स भी शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पे, जिसे मैं कहूँगा जी एक गलत फैसले के जरिए जो है वो इनको दे दी गई, जो रिजर्व सीट्स के हवाले से थी। बट इवन अदरवाइज 53 नंबर्स हैं उनके पास, डबल एक किस्म के हमारे पास उनसे नंबर्स थे। ठीक है, तो वो क्या करते हो मुझे ये बताओ। नहीं, अब आगे क्या होने जा रहा है? जो सीएम की स्पीच है अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई सूबे की बात नहीं की गई कि सूबे को किस तरह चलाना है, सूबे की आवाम को किस तरह चलना है। वही एहतिजाजी सियासत शाह साहब वही वफाक के साथ लाई, वही इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनको मैसेज, तो सूबा कैसे चलेगा? देखें ऐसे नहीं है, मैंने उनकी स्पीच सुनी और बड़े उनकी स्पीच के अंदर जो मैंने बड़ी थॉरली उसको वॉच किया। बात यह है कि उन्होंने स्पीच की सूबे की हद तक है, सूबे से बाहर तो बात ही नहीं की उन्होंने अपने पहली बात तो यह है कि हम सबको उनको मुबारक देनी चाहिए कि पहली दफ़ा जो हमारा सबका इलाका गया या ट्राइबल एरिया था वहाँ से कोई सीएम आया और एक मिडिल क्लास फैमिली से आया और पढ़ा लिखा शख्स आया, उसने आके सूबे को रिप्रेजेंट किया। उसने क्या बात नहीं की सूबे की, उसने पहली बात ये की कि हमारे दरमियान जो फैसले हो रहे हैं वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव जहाँ के लोग इल्माओ मशाइख बुजुर्ग हमारे जिरगे सिस्टम उससे करेंगे, तो सूबे की बात ही की है ना, और किससे की है उसने? पहली बात ही ये की है उसने। और इसके अलावा उसने सूबे की बेटरमेंट के लिए ये बात की सबसे पहले, और क्या करे वो उसके अलावा। बाकी जो कन्फ्रंटेशन की आप बात कर रहे हैं, देखें पॉलिटिकल पार्टीज का पीसफुल हक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, उनके पास ये राइट होता है। ये क्या कोई पाबंदी लगा दें? बांधी तो नहीं है किसी के कि आपने हाथ पांव बांध के रख दिया कि नहीं 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 आपने बोलना भी नहीं है, जो हम कहेंगे वो बोलेंगे। ये जमहूरियत का अवसर नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की बात है सारी की सारी, ये डिक्टेटरशिप की पैदावार है सारी के सारे। तो बात यह है कि जो भी पोलिटिकल हुकूमत होगी, पोलिटिकल सीएम होगा, पोलिटिकल वर्कर होगा, वो पोलिटिकल गुफ्तगू करेगा और पोलिटिकल गुफ्तगू जो है उसको बड़े आराम से सब्र तहम्मुल से सुनना भी चाहिए और बर्दाश्त भी करनी चाहिए। और जो आप एक और आप से अल्फाज से मुझे जो ड्रैग किया मैंने कि आपने जो स्टेट की बात कर दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बड़ा क्लियर है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है ना मैंने, आपने भी उसको मानना है। वो तो यही कहता है ना कि स्टेट वो होगी जो लोगों की नुमाइंदा हुकूमत होगी, जो टैक्स लेवी कर सकती है। पास से तो नहीं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मिटा दें उसको भी, 26वीं अमेंडमेंट की तरह खत्म कर दें। वो प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, वो नेशनल असेंबलीज होंगी, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट असेंबलीज होंगी। दैट इज नोन एज अ स्टेट। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन सब के पीछे के साथ कैसे चलना है, हुकूमत कैसे चलाना, ये बड़े अहम चैलेंज है शाह जी। लेकिन जो बाद में पता चलेंगे, बट साहब बात कर रहे हैं सीएम केपी के, आपने भी स्पीच सुनी होगी, हमने भी स्पीच सुनी है। बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया है कि मैं एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, और लग ये रहा है कि आप कह लें कि गंडापुर हुकूमत का दूसरा रुख जो है वो शायद शुरू होने वाला है, कि एक नया जो है वो सियासत और एक नई एहतजाज जो है वो एक नई तहरीक और एक नया तनाज़ा जो है खड़ा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो पीटीआई का रवैया है। इमरान खान ये कह रहा है मुझे जेल से बाहर निकालो, कुछ भी हो मुझे जेल से बाहर निकालो। पहले कहता था ये मेरा सबसे अच्छा कारकुन है गंडापुर, उस पर एतमाद करता हूँ। वो इसमें रहा कि भाई सूबे का उसको कोई फिक्र नहीं है कि वहाँ दहशत गर्दी हो रही है सब। वो कहता है मुझे जेल से कौन निकालेगा, जो भी तरीका अख्तियार करो। 6 महीने 8 महीने वो लगा रहा। गंडापुर ने कोशिश की, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो कितने कानूनी तरीके अख्तियार कर सकता है। कभी कलाशनकोव लेके गया, इमरान खुश हो जाए, कभी उसने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, कभी कहते हैं ना कि उसने गैर मुल्की उनके साथ पकड़े गए, उसने कहा हर काम करो इमरान खान को बाहर लाओ। आज जो सबसे पहले ये था कि एक सूबे में 2 वज़ीर आला हो गए, ठीक है, अभी उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बात यह है कि बात आप करते हैं जमहूरियत की, हम कहते हैं जी आपके नंबर पूरे, जल्दी क्या है? वो जल्दी यह है कि इसके बाद जेल से निकालना है। और उसकी बात आपने सुनी वो वज़ीर आला साहब की, जब बंदा तकरीर करता है तो वो अपने सूबे के बेहतरी के लिए बात करता है। वही मैंने सवाल उठाया कि सूबे की बेहतरी के लिए कोई इन्होंने सूबे की इसने करने 15 साल हो गए। केपीके का जो हाल है आपके सामने है, लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी। वो कहता है जी मैंने एक ही काम मेरे जिम्मे है कि मैंने इमरान खान को जेल से निकालना है। वो इमरान खान को है कि मैं नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, वो कहता है कुछ भी नहीं भाई, तुमने जो कुछ किया है उसका ये कोई तरीका नहीं है कि तुमको मैं जेल से बाहर होऊंगा। हाँ जाओ अदालत में, आज भी कहता हूँ ये भी आजमा लें। ये जो उन्होंने कहते हैं जी वज़ीर आला बनाया, अगर तो वो वज़ीर आला कहता कि मैं
पंजाब KPK का वज़ीर आला बनाऊं, आज से मेरा काम है अपने लोगों की, अपने सूबे की खैर ख्वाही के लिए, अवाम के लिए ये जो दहशत गर्दी हुई है, इसने इस तरह की कोई बात की है? उसने कहा मैं आ गया हूँ अपने, वो तो फर्श पे लेट के आ गया ना, कि इमरान ने कहा यार ये सबसे मेरा ताबेदार है। अब देखें होता क्या है कुछ दिनों में, अभी सिर्फ देखें जो हालात पाकिस्तान के हैं, जितनी दहशत गर्दी KPK में होगी है, क्या क्या अगर ये इनकी अपनी लड़ाई है ना, अच्छा, इनके वही उन्होंने मजम्मत नहीं की। मैंने यही पूछा था शाही से भी कि उन्होंने मजम्मत नहीं की जो बिलाशुबा फायरिंग हुई है अफगानिस्तान से, दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। दहशतगर्द इन्होंने लाए ना कतर से, जब इमरान खान था उसने यही सोच के लाया था ना कि जब इस तरह का होगा तो मैं इनको यूज करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कौम समझदार है। कौन लेके आया कतर में मुआहदे करके? आज ये कहते हैं हम नहीं लाए। भाई तुम कौन था वज़ीर आज़म उस वक्त? तुमने जेलों से बंदे छुड़ाए हजारों के हिसाब से, 10,000 20,000 लोग जितने थे वो क्रिमिनल थे, आ गए वापस। अब ये उनको यूज कर रहा है। ये कहता था ना ये हमारी जंग नहीं है, तो आपने सुनते थे ना कि हमारी जंग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज़हन था कि ये मेरी जंग उस वक्त होगी जब मैं जेल में हूँगा, मुझे निकालेंगे बाहर। तो इस तरह का काम जो है ना, PTI का ये रवैया ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप देखें कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। एक सियासतदान दूसरे से बात करता है, इज्जत से बात करता है, वो चीज़ें ख़त्म कर दी इमरान ने। आज उसका रवैया है, बहन ने कहा कि उतार दो इसको, भाई बुशरा बीबी ने कहा ये नहीं रहेगा। अब इनको चाहिए बुजदार जैसा बंदा कि वो सोया रहे, और बुशरा बीबी और एक चली गई है जो बाहर फरक होगी, वो जो ज़मीनें पैसे लेके उसको खुद जहाज में बिठा के भेजा। तो ये रवैया अब नहीं चलेगा। देखते हैं अगर हलफ होता है कि नहीं होता। नहीं देखे ना, अब ये देखते हैं हम कि वो जो वज़ीर आला है उसने तो ऐलान कर दिया है मेरा एक ही काम है, मैंने इमरान खान को बाहर लाना है। अब देखेंगे वो जो बुशरा बीबी है वो इस पे कितनी राजी है और अलीमा खान कितनी राजी है। आप कुछ दिन देखेंगे उसने एक ही काम करना है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इस तरह तो ना कभी हो सकता है ना होगा। इमरान खान ने ये सोच लिया कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है, इस जेल से मैंने बाहर आना है। भाई तुम चोरी के बाद अब सुहेल अफरीदी आएंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पता नहीं कहता यार ये पठा अब मेरा ठंडा हो गया, नया पठा लेके आया हूँ, तो इसलिए ला रहा है। तो ये चीजें इस तरह ना चलेंगी ना होगा ना होगी। ठीक है बट साहब, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नए CM का जो है वो हलफ कैसे होता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि CM का इंतखाब हो गया, लेकिन हलफ जो है वो कैसे होगा। सुलेमान अकरम राय साहब पहुँच गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में। आज उसकी समाअत भी हुई उस दरख्वास्त की, और कल तक जो है वो गवर्नर KP से जवाब भी तलब किया गया है। अब देखना यह है कि ये हलफ होता है नहीं होता, क्या सूरत पैदा होने जा रही है। शाह साहब, क्या आप तो खुद लायर हैं, और जो है वो क्या हलफ हो जाएगा 3 दिन में, जैसे कि गवर्नर KP के अवेलेबल नहीं है? देखें, गवर्नमेंट KP के गवर्नर के अवेलेबल ना होने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न बीइंग कि उनके पास एक सिंबॉलिकल चार्ज है और उनके पास एक आर्टिकल 160 के तहत पावर्स हैं कि उनको जब वज़ीर आला उनको रेजिग्नेशन देता है तो वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास और कुछ कर नहीं सकते। और ओथ लेना उन पर पाबंदी है 160 तो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करनी है और उसके अंदर उन्होंने ओथ लेना है, और अगर वो ओथ नहीं लेंगे तो दैट इज़ इलीगल एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, KP के रूल्स की बात कर रहा हूँ। कहीं भी नहीं लिखा हुआ KP के रूल्स में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक प्रोविजन मुझे बता दें ढूंढ के जिसमें लिखा हो कि नहीं गवर्नर साहब जो है वो रिजेक्ट करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। जो CM ने रिजाइन किया, 2 रिजाइन दे के, रिजाइन करके, ट्वीट करके तकरीर कर रहा है कि मैंने दे दिया। अब उसके पास कोई और पावर्स है ही नहीं, और उसके अंदर रूल्स भी यही कहते थे कि स्पीकर ने इजलास बुलाना है और उसमें जिसकी वोट ज्यादा होंगी, जिसने भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं वो कराएंगे, और उसके बाद वो अपना जिसकी अक्सरियत होगी वो लीडर ऑफ द हाउस होगा। और मोस्ट ऑफ इट जो अभी कहते हैं ना 2 हैं और ये नहीं है और वो नहीं है और फलां है, कान इधर से नहीं पकड़ूं तो इधर से पकड़ूं, सबके पेपर्स जमा थे। मुस्लिम लीग नून के पेपर्स जमा थे, UIF उनके जमा थे। इसके अलावा जो है 2 कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के और दूसरे जो कैंडिडेट थे ANP के, उनके भी डॉक्यूमेंट जमा थे, सबके 0 वोट्स आए। तो बाइकआउट किया इन्होंने, इस चीज को माना। अब आ जाता हूँ ओथ पे। आपको याद होगा कुछ दिन कबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक ओथ ले लिया था संडे को, याद है आपको? कुछ दिन कबल हुआ था ना। बात यह है कि गवर्नर साहब नहीं होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में सुबह गैर फाल नहीं हो सकता, असेंबली गैर फाल नहीं हो सकती। वज़ीर आला जिसको 90 लोगों की वोट हासिल है, अक्सरियत हासिल है, 93 लोगों की हासिल है, वो बैठ के उसको ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो मैं ओथ ही लेने दूंगा। यार कोई पखमल बादशाही थोड़ी है। लोग साहब लॉ के तहत है, कानून के तहत आपने चलना है। अब कानून ये कहता है कि आपका जो CM बना, वैसे मैं बाय द वे एक बात कर दूं,
जो सीएम बना वो एमपीए भी थे ऑलरेडी, वो अली अमीन गंडापुर साहब के कैबिनेट के मेंबर भी थे ऑलरेडी, पहले भी मिनिस्टर थे, अब वो बन गए सीएम। तो इसमें क्या है, इन हाउस चेंज तो होती है, कोई नई बात तो नहीं है। गलत वो होता है कि जब कोई एक वज़ीर आला खड़े हो गए कहीं मेरे सूबे की तरफ देखोगे तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, मैं उंगलियां तोड़ दूंगी। और ये जो बात करते हैं ना फलां हो गया, फलां हो गया, फलां ने एहतजाजी पॉलिटिक्स की, एहतजाजी पॉलिटिक्स तो वो थी जब गुजरांवाला में खड़े हो गए मरियम बीबी ने सिटिंग जस्टिस और सिटिंग जर्नल्स इन यूनिफॉर्म की वीडियोस लगाई थी। वो बात ये भूल जाते हैं, इनको पता नहीं है। पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। अब माहौल बेहतर होगा कुछ? देखिए जी, माहौल बेहतरी की जिम्मेदारी हम पे तो नहीं है। केपी और वफाक के दरमियान माहौल बेहतरी की जिम्मेदारी खाली हम पे तो नहीं आती ना बलोच साहब। माहौल बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो 17 सीटों वाले बैठे हुए आ रहे हुए उनका काम है कि आगे बढ़े, पावर कॉरिडोर में वो है, जवाब दे वो है। बंदा एक लाहौर मरता है तो गवर्नमेंट के ऊपर आता है, बंदा एक इस्लामाबाद में मरता है शहीद होता है तो इनके ऊपर बर्डन आता है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। और फेडरल गवर्नमेंट का काम है सारे सूबों को, कईयों को साथ लेके चलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सूबाई पार्टी है, वो भी हारी हुई है, वहां से जिताया हुआ है। अब लड़ाई किस पे हो रही है, सिंध पे और पंजाब में। किसी को पता है कि पूरे मुल्क के मामला कैसे चल रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर को पता है मुल्क के मामला कैसे चल रहे हैं? कहीं उनकी इंटरवीन है, किसी जगह पे उन्होंने इंटरवीन किया, किसी जगह पे कोई उनकी मुझे एक जगह बता दें, उनका मुझे एक बात बता दें, मुझे एक पिछले 1.5 सालों में मुझे इस सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर का एक अकेले दौरा बता दें, किसी बैर सिटी का एक अकेले दौरा जिसमें खाली पॉलिटिकल फिगर्स हो, ये किसी चारों सूबों में किसी जगह गए हो, या सैलाब में इनकी भतीजी ने या इनको मना किया हुआ है तो चाचा जी बुरा होगा। सैलाब में फर्स्ट डे जब सियालकोट गया, उसके अलावा एक इनका दौरा बता दें, पंजाब सारा डूब गया। मुझे मियां नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट 6 महीने की बता दें बलोच साहब, 6 महीने की मुझे एक स्टेटमेंट मुझे एक मिनट आखिरी सवाल बोले, मियां नवाज शरीफ साहब की मुझे मियां नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट बता दें मुझे। मई में इंडिया के साथ जंग से लेके इंडिया से शीन मियां नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट बता दें। नहीं देखो स्टेटमेंट बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट बताओ। बेचारा गंडापुर है ना, इसका कसूर क्या है? इसने अलीमा खान की बात नहीं मानी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गंडापुर ने, ये इनको याद करा दूं, उसने कहा कि जो अलीमा खान है ये आप जरा निकाल के इनको दिखा दें कि अलीमा खान का बेटा जो उसकी बेल हो गई है तो इमरान साहब ये गलत बड़ा काम हो रहा है, ये साथ मिल गया है। हाँ। बुशरा बीबी कहती है कि मैं अलीमा खान को नहीं देख सकती। पिछले दिनों इमरान खान ने कह दिया जी कि अलीमा खान आज के बाद बाहर बात नहीं करेगी। ये बातें आपने सुनी? इनके अंदर ये इतनी खिचड़ी पकी हुई है। और ये क्या हुआ क्या? और अगली मैं अभी निकाल लें उसकी अलीमा खान की, वो कहती है स्टेटमेंट बताएं भाई। नवाज शरीफ का मैं बताता हूँ, मेरा वो नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। पंजाब में जितना काम उसमें पंजाब में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। सुने इनका क्या काम है? इनको तो ये थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए कि भाई आप अपने केपीके के सूबे की हालत देखो, बेगुनाह लोग हो रहे हैं। रात को पुलिस पे चौकी थाने पे हमले हो जाते हैं, तालिबान आके करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त लड़ाई कर रही हैं उन तालिबान से जो इन्होंने छुड़ा दिए वहां से। यार आपने मुल्क की जो हालत कर दी तो उसका तो ख्याल करो और अपने सूबे का ही कर लेते। 15 साल से आओ वहां बैठे हो, कुछ नहीं करते, इसको हटाओ, किस लिए कि मुझे जेल से बाहर निकालो। इन्होंने जो तरीका अख्तियार किया, वो एक बात बताऊं, जो वफाक की पॉलिसी है, अगर वो कोई सूबा उस पर अमल नहीं करेगा तो फिर यही हाल होगा कि जो गंडापुर गया ना, गंडापुर उसको जाकर कहता है कि भाई मैं एक सूबे का वज़ीर हूं, मुझे कानून के मुताबिक चलना है, सुबह शाम तुम्हारे लिए आके मैंने जेल नहीं तोड़नी। उसने किया ना, कोशिश की, अपने ऊपर पर्चे करवा लिए, गैर मुल्की पकड़वा लिए। अब भी इनकी यही हालत होगी। अलीमा बाजी, बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा कहता था ना, और गंडापुर तूने जो 40 दिन दिए हैं किसके कहने पे दिए हैं? वो चीजें आपके सामने है ना। ये इनकी लड़ाई है, इतना इनके अंदर ये कहते हैं ना कि तबाही हुई है इनको। अब भी वो बंदा अगर आज इसका ऐलान का आपने सुन लिया ना, ये मैं आ रहा हूँ, तो मोला जट अब दूसरा, अब अगर पूछो कि मोला जट आ गया, उसने कहा मैंने जाना है इमरान खान को जेल से निकालना है। इनकी हालत देख ले। ये कहते हैं हम कानून की पासदारी करते हैं। इमरान खान जेल में क्यों है? 190 मिलियन चोरी की। फर्क होगी किधर भाग गई?
उसके बदले ज़मीनी अल-कादरी यूनिवर्सिटी। भाई तुम अदालतों में जाओ, एक बंदा बताओ जो हुकूमत ने किसी को सियासी तौर पे जेल में डाला हुआ है, वो सियासी पर्चे, ये सियासी पर्चे हैं। आपने जाके उधर GAQ पे हमला किया, सियासी पर्चा है। आपने तो अभी तक सजा ही नहीं हुई, ये देखें। अच्छा, इनको शर्मिंदगी आज तक नहीं है। मैंने हुआ था ना, सजा ही नहीं हुई, हमला तो हुआ था, नहीं चला सर, इनको पता नहीं है। अच्छा सुने, इनको तो पता ही नहीं है, इनको मुझे बताएं, वो मैं आपको फाइंड फिगर बताता हूँ। वो जो थी ना डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो कह रही थी ना इधर जाओ। आज सुना आपने तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने जाके GAQ पे अपनी फोर्सेस पे हमला किया है? ये वायद है क्योंकि ये बनाई वो, क्योंकि इनको ला के वो आए ना, वो फैज मीद अंदर है ना। अब वो कह रहा है मेरे गवाह कौन है? मेरा गवाह इमरान खान है, इसको बुला के लाओ कि मैं तो तुम्हारे कहने पे करता रहा या उसके कहने पे करता रहा। बात यह है कि ये मुल्क की तबाही में इन्होंने पूरा हाथ डाला है। अब शुक्र है खुदा का, अब हमारी सऊदिया से हुई ना, इंडिया को जब हमने गिराया उसको पता चला ये वाहिद सियासी जमात है जो खुश नहीं है। वो कहती है ये पाकिस्तान की बेहतरी क्यों हो रही है इनको। अच्छा देखें, शोहदा जितने उनके जो नमाज जनाजा होता है, मुझे एक PTI का मदहब है जिसने जनाजा पढ़ा है। तो यार इन लोगों का यही हाल है। मैं तो मौजूद था, मुझे बताएं ना, मुझे देखिए। अच्छा मैं बंदों की बात कर रहे हैं, बंदों की बात कर रहा हूँ। इनकी असद कैसर है, मेरी सुनिए, आप मुझे बताएं वज़ीर आला का काम है ना कि कुछ शोहदा जो उनका जहाँ वज़ीर आज़म होता है, जहाँ आर्मी चीफ होता है, आप आज तक नहीं गए। मेरी बात सुने, मेरी सुन लें। अफगानिस्तान से बिलाशुबा फायरिंग होती है पाकिस्तान पे, CM KP के नया CM जब मुंतखब होता है तो उसने मजम्मत क्यों नहीं की? लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया। सुन लें, अब आपने मुझे बलोच साहब पूरा टाइम देना है जितना मेरे भाई को। नहीं, मैंने तो 2 मिनट दिए। पहली बात अभी भी टाइम है कि ये जो बहुत ज्यादा दावे कर रहे हैं ना, दावा तो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए होता है। ये जाएं आज की तारीख में, अभी आपके प्रोग्राम से उठे, लाहौर जाके मुझे माल रोड पे खड़े होकर अपनी वीडियो भेजें। मेरा सवाल, लेकिन पहले मैं इनको जवाब दूं, मुझे देखें ना, मैं इनको साथ ले देखिए ऐसे नहीं है। आज लाहौर की पोजीशन के आप मेरे साथ यहाँ से निकले, अपने प्रोग्राम से निकले, ये डी चौक है पीछे, सारा का सारा इस्लामाबाद पिंडी सील है। छोड़े यार, क्या बात कर रहे हैं आप जैसे लोग आगे दहशतगर्दी करेंगे तो जैसे लोग बैठते हैं जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दी, अच्छा हरे वो लोग बैठ जाते हैं, तो फिर यही कुछ हो। जो वज़ीर आला PK का बना है, उसने हमेशा मजम्मत की है कि मेरे सूबे में या मेरा मुल्क जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दी कर रहा है, मेरे सूबे में मैं आइंदा ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वफाक के साथ खड़ा हूं। कच्चे के सूबे कच्चे से क्या कहता है? मैंने इमरान को बैठ के करना है। हमारा वज़ीर आला तो है ही एक ट्राइबल बेल्ट का, वहां से अच्छी बात है। अपने वज़ीर आला उसकी तकरीर की मैं बात कर रहा हूं, अपने सूबे में सोच की बात कर रहा हूं। अपने वज़ीर आला उसने क्या करना है? उसने इमरान खान को राजी करना है कि मुझे मोबाइल लेके आओ। भाई तुम्हें बाहर नहीं आ सकता, तुम जो मर्जी कर लो साहब, ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या सवाल मुझसे करें, जवाब ये दे, फिर यही दे दें। नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप करें बात, लेकिन आप जो बात करते हैं उसका जवाब, इनको अगर मेरी बात नहीं पसंद आई तो अपनी बारी का तो बात करें, अपनी बारी का तो वेट करें। इनकी जो बहुत ज्यादा महबूब वतन वजीर आला हैं, जिनके बहुत आला आप हैं कि नहीं, अब ये अब देखें, हम तो हैं, हम तो मेरा सवाल कुछ और था। इन्होंने इतनी बड़ी बात है, उनको सुनने का भी हौसला होना चाहिए ना। उन्हें कहें यार जाए कच्चे के इलाके से तो हुए शाम के बाद लाओ, ये मेरे सवाल का जवाब, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, नहीं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मुझे ये बता दें कि इनके जो कायद इब्ने कायद हैं, जो जिनको मियां नवाज शरीफ कहते हैं, इंडिया के साथ जंग हुई आज की तारीख तक 6 महीने गुजर गया, मुझे स्टेटमेंट बताएं और 10 स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। दूसरी बात अभी बताता हूं, और वजीर आजम के जो बेटे हैं, जो 6 महीने नहीं 2-1.5 साल से सलमानी टोपी पहन के छुपे हुए, जिनका नाम है हमजा शहबाज, जो वजीर आला के कैंडिडेट थे, किधर है वो भाई? हमें कहते हैं अपने खानदान के हालात छोड़े, अपने खानदान के हालात देखें, वहां पर क्या बने। भतीजे कहती है सलाब हो गया, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सलाब हो गया, बदतरीन सलाब आ गया, ठीक है, अलीमा खान का जवाब नहीं गया, डूब के मर जाना चाहिए। वैसे देखें इनकी हालत क्या है, इनके पास कोई बात करने की नहीं है, इनकी बात से लेके क्या बात है, हर बात है। मेरे सवाल का शायद आपने जवाब नहीं दिया कि जो बिलाशुबा फायरिंग हुई थी उसकी मजम्मत होनी चाहिए थी। अभी ये कर रहे हैं, आप बोल दें जी, पहले आपके लीडर तो आप मुजम्मत करते हैं। देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है बलोच साहब, हम मुजम्मत भी करते हैं। हम कब की है? अब ये आपका PTI सीएम ने की है। इमरान खान का एक ट्वीट बता दें,
इमरान खान का पहला ट्वीट आया इंडिया के खिलाफ जब जंग हुई कि पाकिस्तान निकले। सुन लेना आप, सुन लें आप लोग साहब, अब देखें, अब दोनों अगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो मैं कोई मैं तो सवाल कर रहा हूं, आपका सवाल आ गया ना, अब मेरा जवाब का हक है ना। अगर ये बोलेंगे तो फिर मैं भी इनकी बात में बोलूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, गलत बोलेंगे तो यार मैं चुप नहीं रह सकता, मैं क्या करूं? आप सही बता दीजिएगा, मैं आपसे सवाल आपको सही बता देता हूं। बात ये है बलोच साहब कि जब इंडिया का अटैक हुआ, पाकिस्तान की तारीख का पहला लीडर इमरान खान उस टाइम था, जिसे जेल में से कहा था कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। आज की मेरा सुन लें, ठीक है, अब सुन लें ना, सुन लें। इनका जो गॉडफादर है उनका मुझे आज की तारीख तक, आज क्या तारीख है, आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर तक मई से लेके मुझे नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट इंडिया मैं बताता हूं, अब इंडिया अपनी बारी बताइएगा ना, अपनी बारी भाई जिनका भाई अपनी बारी बताइएगा, भाई भाई तो मैं फैसले तो नहीं किए, फैसला होता है, छोड़े पार्टी के सरबराह है, खुद वो कहता जितना कुछ हुआ है आप तो कहते थे हमला कर दो, निकाले वो जरा, वो जो अभिनंदन आया था कावड़ चाय बात करें, उसको बुला के 10 मिनट में यकीन हो चुका है कि इनका लीडर कबूतर ही उड़ा रहा है। बात तो नहीं हो रही, ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं कि जो बिलाइश्तियाल फायरिंग हुई थी अफगानिस्तान की तरफ से और हमारी फोर्सेस की तरफ से, पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और उन पोस्टों को तबाह किया गया जहां से ये दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे, जहां से ये जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और उनको तबाह किया गया और भरपूर जवाब दिया गया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर सिक्योरिटी अमूर की। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त देने का। सूरत आपके सामने है, हम बार बार कहते हैं, पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान से कहा कि जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए, लेकिन बिलाखिर वो नौबत आ गई कि पाकिस्तान को एक भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसको उन पोस्टों को तबाह करना पड़ा जहां से ये दहशतगर्दी हो रही थी। अब नेक्स्ट क्या आप देख रही हैं, सूरत किस तरफ जा रही है? देखिए, जैसे कि आपने कहा, हमने 2021 से लेकर 2025 तक जो तालिबान रजीम है उनको बारहा कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा ये जो वादा था ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किया था, ये इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर दोहा प्रोसेस के अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक किया था। लेकिन बिलाखिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। अभी हमने तकरीबन 26 से ज़ायद जो पोस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके ऊपर ना सिर्फ उनको नाकारा बनाया है जहां से दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर पाकिस्तान की तरफ जो है इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी हमने उनको ये बात वाज़ेह की है कि जब तक वो इस बात के ऊपर आमादा नहीं होते कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे, बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो है लहर बिछाने की कोशिश करेंगे, तो मामला बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि अफगानिस्तान की जो इस वक्त मईशत है उसमें तकरीबन 75% तिजारत है वो पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, जो पाकिस्तान से गुजरती है। इसी तरह जो है उनके 4 से मतलब 5 लाख मतलब 50 लाख 4 to 5 मिलियन जो अफगान रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो एक तरह से अगर वो देखें तो सबसे बड़ा उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान की पुष्पनाई पे वो सिर्फ और सिर्फ उन जो 22 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो उनकी बुनियाद पर समझे कि पाकिस्तान पे असर रसूख अपना कायम कर सकेंगे। उनको एक संजीदा जो है ग्रोह के तौर के ऊपर और संजीदा हुकूमत के तौर के ऊपर, चाहे वो बुरी हैं चाहे वो जैसे भी अपने आप को देखते हैं, उसके मुताबिक ये फैसला कर पाएगा। और अगर नहीं करते तो ज़ाहिर पाकिस्तान जो है ये हक बजाने में है कि ये फैसला अपने पास रखे। और उसके साथ साथ आप अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, इन तमाम ममालिक से भी कह रहे हैं कि वो भी अपना रसूख तालिबान रजीम के ऊपर डालें ताकि वो इस बात पर आमादा हों कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए। लेकिन डॉक्टर मारिया देखें, अब ये सूरत उस वक्त पैदा हुई जब जो है वो अफगानी वजीर जो हैं मौजूद थे भारत के अंदर, वहाँ पे वो शेक हैंड कर रहे थे और एक मुश्तरका अलामिया जारी कर रहे थे कश्मीर पर भी, और जो है वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही थी। तो आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो इस हद तक अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा कि वो पाकिस्तान के भी साथ जो है वो पंगा ले ले और मुखालफत ले और अफगानिस्तान इस काबिल होगा कि जो है वो उसके साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके? देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो ये एक बेहतर ऑप्शन थी क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहे थे, अफगानिस्तान और अफगान खून जाया हो रहा था और उन्होंने एनडीएस की तरतीब दी और एनडीएस की तरतीब के बाद अभी भी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $300 मिलियन जो हैं वो एनडीएस को देने के लिए पाबंद हैं कि वो
उसके जरिए जो है अफगान रजीम के अंदर मुख्तलिफ उनकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो काम कर रहे थे, फाल हो रहे थे। लेकिन अभी मसला ये है, जैसे कि आपने कहा कि अगर अमेरिकन अफवाज के जो पैसे हैं जो तकरीबन $4 बिलियन हैं, अगर वो भी अफगानिस्तान आना बंद हो जाते हैं और अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है या तालिबान की जो बुरी हुकूमत है वो इस फैसले में नाकाम रहती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी से पाक हो, तो फिर ये तमाम तर वजन हिंदुस्तान पे पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान सचमुच अपनी प्रॉक्सी जंग के लिए इतने पैसे देना चाहेगा? दूसरा ये कि तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास भी तनख्वाहें देने के लिए जाहिर है 2 ही सोर्सेज बचते हैं, या तो हिंदुस्तान या जो अमेरिकन डिफेंस बजट। लेकिन अगर अमेरिकन डिफेंस बजट जो 2025 के बाद उसके ऊपर शायद रिकंस्ट्रक्शन के लिए और उस पर एक फ्रीज आ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। और सबसे अहम बात यही है कि खित्ता जो है इस पे एक हम आवाज है, चाहे इसमें रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, कोई भी इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो। तो उसके लिए तो इनको फैसला करना होगा और इसके जरिए वो इलाकाई तौर के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये होंगे तो असल मसला यही है कि ये अपनी रजीम को बचाएंगे कैसे और इनके पैसे कौन देगा, क्योंकि उसके लिए इनको तजारत चाहिए, उसके लिए इनको चाहिए कि इनके ताल्लुकात बेहतर हों इलाकाई ताकतों के साथ, और इलाकाई ताकतों के लिए ये जरूरी है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अब देखें, जैसे आपने निशानदेही की कि हम जो है वो कई सालों से, कई दहाइयों से जो है उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उन अफगान बशिंदों की मेज़बानी कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार दे रहे हैं, उन्हें कारोबार दे रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद जो है अफगान बुरी हुकूमत उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही जिनके मुतालिक जो है पाकिस्तान शवाहिद भी दे चुका है। तो क्या वजह क्या, क्यों जो है अफगानिस्तान उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा? कैपेसिटी नहीं है? जैसे कि अगर हम माजी की जो स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने खुद कहा हुआ है कि जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगान गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए, उसकी 2 चीजें हैं इसके पीछे। एक चीज तो यह है कि जो इनकी सरहद है, मुख्तलिफ जो सरहदी पोस्ट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मौजूद थी कि वहां से जो आप एक तरह से कहें कि मतलब वहां से सिर्फ और सिर्फ वो तिजारत कर रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का और नारकोटिक्स का, यानी कि जो मंशियात फरोशी और इसकी तरह की जो बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका सिलसिला भी साथ साथ चल रहा था। तो दहशतगर्दों के साथ जो इनका गठजोड़ था वो यही था कि जो सरहदी पोस्ट थी वो हमले करती थी, उसके बाद उन हमलों की आड़ में दहशतगर्द अंदर आते थे और जाहिर है उन दहशतगर्दी के पीछे भी इनको पैसे मिलते थे, क्योंकि कोई नजरियाती दहशतगर्द तो नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अफगान अवाम के लिए लड़ी और अपने ऑक्यूपेशन को बचाने के लिए लड़ी। किसी और मुल्क में जाके जंग लड़ना और दहशतगर्दी को फरोग देना ये कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अस्करी तौर पे भी ये फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के जुमरे में किसी सूरत जो है एक डिफेंसिव पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि हमने तकरीबन 1000 से जायद जो है कैजुअलिटीज उठाई हैं पिछले 3 सालों में, और अगर ये काम जारी रहता है तो जाहिर है इसका एक इम्पैक्ट है आपकी इक़्तिसादी तरक्की के ऊपर, आपके अवाम के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर। और सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए यही था कि हमारी जो पश्तून अवाम है वो अफगान अवाम से जो है इसको वाजे करे कि वो किसी सूरत दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं होंगे। और आपने देख लिया है कि आपकी जो अपने इलाके हैं वहाँ इस ऑपरेशन की सपोर्ट भी है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मारिया सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, जो कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।